सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीनेटल केयर के बारे में, जिसको देसी भाषा में प्रसव पूर्व देखभाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्रसव पूर्व देखभाल या एंटीनेटल केयर के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में एंटीनेटल केयर होता क्या है। तो एंटीनेटल केयर एक प्रकार से गर्भावस्था के दौरान एक महिला को दी जाने वाली केयर होती है, जो कि एक निश्चित अंतराल में की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान माँ की देखभाल करना और साथ ही माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उसकी देखभाल करना कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें किसी प्रकार की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, चेक करने के लिए एंटीनेटल केयर दी जाती है। तो जब भी एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल में एंटीनेटल केयर के लिए आती है, तो जो भी एंटीनेटल केयर उसको दी जाती है वो डिपेंड करता है कि एंटीनेटल केयर कौन सी है, फर्स्ट विजिट वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है या फोर्थ वाली है। तो उसकी विज़िट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की चीज़ें परफॉर्म की जाएगी। तो एंटीनेटल केयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उस समय हॉस्पिटल में परफॉर्म किए जाते हैं। तो जैसे कि कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कि उसके सिम्टम्स देखना, उसके एग्ज़ामिनेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करवाना, मेडिसिन्स देना, वैक्सीन्स लगाना, काउंसलिंग देना। तो ये सारी चीज़ें एंटीनेटल केयर के कंपोनेंट के अंदर आती है। तो इसके कुछ कंपोनेंट है। तो फर्स्ट है प्राइमरी स्टेप्स, सेकंड है असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एएनसी, थर्ड है डिज़ायरेबल कंपोनेंट ऑफ एएनसी और फोर्थ है काउंसलिंग। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्टेप्स के बारे में, यानी कि जब भी कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम आती है, फ़र्स्ट टाइम यानी कि अगर उसके 3 मंथ यानी कि 12 सप्ताह कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो उस समय वह महिला हॉस्पिटल में आती है और उसी समय उस महिला का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और साथ ही उसका फर्स्ट चेकअप भी किया जाता है। तो पूरी गर्भावस्था के दौरान कुल मिलाकर 4 एंटीनेटल केयर की जाती हैं। उसमें से स्पेशली थर्ड जो एएनसी होती है, यानी कि एक एएनसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की जानी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड एएनसी के दौरान 2 टीटी के टीके लगाए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट टीका लगता है 4th मंथ में और सेकंड टीका लगता है 5th मंथ में। और साथ ही उस गर्भावस्था के दौरान टोटल मिलाकर 100 आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट भी दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान टोटल मिलाकर कितने एएनसी चेकअप होते हैं। उस एएनसी चेकअप के अंदर जांचें करवाना, एग्ज़ामिनेशन करना, मेडिसिन देना, वैक्सीन लगाना, काउंसलिंग देना और भी कई सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है। तो एक ये निश्चित अंतराल पर की जाती है और डिपेंड करता है कौन सी विज़िट है। तो उस विज़िट का भी एक टाइम होता है, उसी दौरान ये सारे चेकअप किए जाते हैं। जैसा कि जो फर्स्ट एएनसी की विज़िट होती है हॉस्पिटल में, वो होती है 12 सप्ताह के अंदर, यानी कि जब 3rd मंथ कंप्लीट हो चुका होता है, 4th मंथ लगता है, तो उस समय फर्स्ट विज़िट की जाती है। यानी कि जब भी प्रेगनेंसी सस्पेक्ट लगती है तो उस समय भी फर्स्ट विज़िट कर सकते हैं। सेकंड एएनसी विज़िट का टाइम है बिटवीन 14 टू 26 वीक्स, यानी कि आप एवरेज लगा सकते हैं 20 वीक्स, यानी कि 5 महीने। तो सेकंड एएनसी विज़िट होगी 5th मंथ में। थर्ड एएनसी विज़िट होती है बिटवीन 28 टू 36 वीक्स, यानी कि एवरेज लगा सकते हैं आप 32 वीक्स, यानी कि जब 8th मंथ लगता है
7 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है, 8 मंथ लगता है, तो आप थर्ड एएनसी विज़िट कर सकते हैं या चेकअप करवा सकते हैं। फोर्थ चेकअप होता है बिटवीन 36 वीक्स एंड टर्म, यानी कि जब भी 9 मंथ लगता है उस महिला को, तो फोर्थ एएनसी चेकअप उस दौरान करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी प्राइमरी स्टेप्स के बारे में। अब सेकंड कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एएनसी। तो असेंशियल कंपोनेंट के अंदर आता है हिस्ट्री टेकिंग, फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर वेट, ब्लड प्रेशर, स्किन कलर, रेस्पिरेटरी रेट और बॉडी के अंदर एडिमा। थर्ड आता है एब्डोमिनल पाल्पेशन या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। फोर्थ आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि खून और पेशाब की जांचें। तो हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, शुगर की जांच की जाती है, प्रोटीन की जांच की जाती है। तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट हैं, ये असेंशियल कंपोनेंट हैं एएनसी के। तो आगे की तरफ हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो असेंशियल कंपोनेंट के अंदर सबसे फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हिस्ट्री टेकिंग के बारे में। तो जब भी कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आती है तो उससे कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि उसकी उम्र और साथ ही कौन से नंबर की प्रेगनेंसी है वो भी पूछी जाती है, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड है या थर्ड है। तो जो भी प्रेगनेंसी है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में पूछा जाता है कि 2 बर्थ के बीच में कितना इंटरवल रहा है, यानी कि पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में कितना अंतराल रहा है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैक्सीन लगेगी। देन उसके बाद में हम एलएमपी रिकॉर्ड करेंगे। एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो भी गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आती है तो उससे जो एमसी पीरियड होता है उसकी फ़र्स्ट डेट पूछी जाती है, और फर्स्ट डेट कलेक्ट करने के बाद में हम ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की डेट भी निकाल सकते हैं। तो ईडीडी कैसे काउंट करेंगे, यानी कि जो गर्भवती महिला है उससे पूछेंगे कि आपके जो पीरियड स्टार्ट हुए थे उसकी फ़र्स्ट डेट क्या थी। वहाँ से हम 9 मंथ 7 डेज़ काउंट कर लेते हैं या 280 दिन काउंट कर लेते हैं, और 9 मंथ 7 डेज़ काउंट करने के बाद में जो डेट आती है वो डेट ऑफ डिलीवरी की डेट मानी जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको एलएमपी नहीं पता होती है, यानी कि जो एमसी पीरियड का फर्स्ट डे होता है वो नहीं पता होता है। तो उस कंडीशन में उनसे पूछना है कि उस टाइम पर कोई त्यौहार था या कोई इवेंट हुआ था या कौन सा सीज़न चल रहा था, तो उसके पहले हुआ है पीरियड्स या बाद में हुआ है। तो उससे हम क्या एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो सकती है। अगर ये चीज़ भी नहीं पता है तो गर्भवती महिला से ये चीज़ पूछनी है कि आपके गर्भ में हलचल कौन से मंथ में हुई थी। नॉर्मली जो गर्भ में हलचल होती है वो 20 सप्ताह के दौरान होती है, यानी कि 5वें महीने में हलचल होती है। तो उससे भी एक रफ़ आइडिया लग जाएगा। या फंडल हाइट भी चेक कर सकते हैं, तो उससे भी एडीडी निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ भी नहीं पता होती है तो उस कंडीशन में गर्भवती महिला से ये चीज़ पूछनी है कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा मंथ आपको चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, एलएमपी नहीं पता होती है, डेट नहीं पता होती है, लेकिन उसको मंथ ज़रूर पता होता है कि कौन सा मंथ चल रहा है। तो उससे भी एक आप रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो सकती है। तो हिस्ट्री में हम और भी कई सारी चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि लक्षणों के बारे में। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान सामान्य माने जाते हैं, जैसे कि जी मचलना, उल्टी होना और एसिडिटी की समस्या होना और कब्जी होना, बार बार पेशाब आना। तो ये जितने भी लक्षण हैं ये एक महिला में, यानी कि जो गर्भवती महिला है उसमें बेचैनी उत्पन्न करते हैं। प्रेगनेंसी में और भी कई प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं जो कि असामान्य माने जाते हैं और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, बार बार उल्टी होना, थकान होना, पल्स का बढ़ना, सांस लेने में परेशानी होना, पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होना और फेस का फूल जाना, सर दर्द होना, आँखों के सामने धुंधलापन होना, और यूरिन जब भी पास आउट करते हैं
तो जलन होना और कुछ स्मॉल अमाउंट में यूरिन का पास आउट होना, वेजाइना से ब्लीडिंग होना, वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, इचिंग होना और जो गर्भ के अंदर जो भ्रूण है उसका मूवमेंट कम होना या एब्सेंट होना। तो ये इस प्रकार के लक्षण हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार गर्भवती महिला से सामान्य और असामान्य लक्षणों के बारे में पूछा जाता है। तो एसेंशियल कंपोनेंट के अंदर सेकंड कंपोनेंट आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर हम साइन एंड सिम्टम्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो साइन आता है वो आता है पेलरनेस। तो पेलरनेस मीन्स होता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का पीला पड़ना। तो कभी कभी गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होती है तो उसकी वजह से स्किन का कलर पीला भी पड़ जाता है। उसकी पल्स चेक करनी है, रेस्पिरेशन रेट चेक करनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग चेक करना है कि बॉडी के अंदर स्वेलिंग है या नहीं, उसका वेट चेक करना है, जॉइंडिस चेक करना है, जॉइंडिस तो नहीं है, और साथ ही ब्रेस्ट का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। एसेंशियल कंपोनेंट का थर्ड पार्ट आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने का मुख्य उद्देश्य प्रेगनेंसी की यानी कि गर्भावस्था की प्रोग्रेस को जानना होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो कितने मंथ की हो चुकी है, और साथ ही माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं, वो चीज़ भी चेक की जाती है। साथ ही जो बच्चा गर्भ में है उसकी पोजीशन को भी चेक किया जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, और बच्चे के जो सर हैं, जो पैर हैं वो किस साइड में हैं, वो चीज़ भी चेक की जाती है, ताकि जब भी डिलीवरी हो तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम उस बच्चे को ना हो, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। और साथ ही बच्चे के हार्ट का साउंड भी चेक किया जाता है। तो जब भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है तो उसके भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनको परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है मेज़रमेंट ऑफ फंडल हाइट, यानी कि जो भी गर्भवती महिला है उसका जो गर्भ है उसकी हाइट को चेक किया जाता है। इससे जो गर्भावस्था होती है यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है कितने मंथ की है उसका पता लगाया जा सकता है। सेकंड आता है असेसमेंट ऑफ फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी भ्रूण है गर्भ में उसकी पोजीशन का पता लगाया जा सकता है, और भ्रूण का कौन सा पार्ट गर्भ में नीचे की तरफ है और कौन सा पार्ट ऊपर की तरफ है उसका पता लगाया जा सकता है, ताकि डिलीवरी के दौरान किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो। साथ ही असेसमेंट ऑफ फीटल मूवमेंट का भी पता लगाया जाता है, यानी कि गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो अच्छे से मूवमेंट कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, यानी कि जो भी बच्चा गर्भ में है उसके हार्ट का साउंड चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन फॉर स्कार्स, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका जो पेट होता है उसकी स्किन को चेक किया जाता है कि वहाँ पर स्कार्स का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं फंडल हाइट के बारे में, यानी कि जो भी गर्भवती महिला है उसको कितना महीना चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग फंडल हाइट होती है। लेकिन किसी कारणवश कभी कभी फंडल हाइट ज़्यादा या कम आंकी जाती है। तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर मेंशन कर रखा है रीज़न ऑफ फंडल हाइट मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी कि जितने मंथ की प्रेगनेंसी है उसके अकॉर्डिंग फंडल हाइट ना होकर ज़्यादा आंका जाना। तो उसका कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो LMP की डेट होती है वो गलत मेंशन हो जाती है, यानी कि जो MC का फर्स्ट डेट होता है उसकी डेट जब भी बताई जाती है तो वो गलत बता दी जाती है। या फुल ब्लेडर, यानी कि अगर हमारा ब्लेडर पूरा भरा हुआ है, यूरिन पास आउट नहीं किया है तो उसकी वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से यानी कि गर्भ में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसकी वजह से, और गर्भ के अंदर अगर जो बच्चा है उसकी साइज़ बड़ी है तो उसकी वजह से, या गर्भ के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं तो उसका ज़्यादा होने की वजह से, या जो बच्चे का
सर होता है उसके अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है तो उसका सर थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है, तो उसकी वजह से भी फंडल हाइट ज़्यादा आंकी जाती है। या उसके अलावा प्लेसेंटा जो होता है, अगर उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी फंडल हाइट ज़्यादा आंकी जाती है। नेक्स्ट बॉक्स में हम बात करेंगे जो फंडल हाइट है वो कम किस कारणवश आंकी जाती है, जैसे कि LMP की डेट अगर रॉन्ग मेंशन कर रखी है, या गर्भ के अंदर बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, अबॉर्शन हो चुका है, या गर्भ के अंदर बच्चे की डेथ हो चुकी है। उसके अलावा ट्रांसवर्स लाई यानी कि जो बच्चे की पोजीशन होती है वो सीधी ना होकर वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या ट्रांसवर्स हो जाती है, तो उसकी वजह से भी फंडल हाइट कम आंकी जाती है। तो असेंशियल कंपोनेंट का लास्ट कंपोनेंट आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ जांचें की जाती हैं जिसके आधार पर पता लगाया जाता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो सबसे पहला आता है प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट, यानी कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट कि प्रेग्नेंट है या नहीं। उसके अलावा कंप्लीट यूरिनरी एनालिसिस किया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है कि हीमोग्लोबिन उसका कितना है। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी चेक की जाती है, और मलेरिया टेस्ट भी चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी प्राइमरी स्टेप्स के बारे में, सेकंड हमने बात करी असेंशियल कंपोनेंट के बारे में, अब थर्ड हम बात करेंगे डिज़ायरेबल कंपोनेंट ऑफ ANC के बारे में। तो ये डिज़ायरेबल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गर्भवती महिला के ऊपर कि वो करवाना चाहे या नहीं करवाना चाहती। तो अगर करवाना चाहती है तो क्या क्या चीज़ें करवा सकती है, जैसे कि ब्लड ग्रुप और RH टाइप। तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हो सकता है डिलीवरी के समय खून की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। या उसके अलावा सेकंड आता है VDRL टेस्ट, यानी कि वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, जो कि सिफिलिस के लिए किया जाता है, तो ये भी करवा सकते हैं। उसके अलावा ऑफरिंग रैपिड टेस्टिंग फॉर HIV स्क्रीनिंग, तो HIV स्क्रीनिंग के लिए रैपिड टेस्ट भी किया जाता है। तो अगर गर्भवती महिला HIV स्क्रीनिंग के समय पॉजिटिव पाई जाती हैं तो उस कंडीशन में उस हॉस्पिटल को नियरेस्ट ICTC सेंटर से टाइप करके रखना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर रूप से उसका रेफरल कर सके और उसका प्रॉपर रूप से मैनेजमेंट कर सके। उसके अलावा हेपेटाइटिस B टेस्ट भी करवाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट भी करवाया जाता है, ठीक है, और ब्लड शुगर टेस्ट भी करवाया जाता है। तो ANC का जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो आता है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग करते समय ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जिसकी भी काउंसलिंग कर रहे हैं वहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए, और साथ ही उस गर्भवती महिला की कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करना चाहिए। और जब भी काउंसलिंग करते हैं तो आदर के साथ में, सम्मान के साथ में उसकी काउंसलिंग करना चाहिए। और साथ ही जो भी काउंसलिंग करती हैं तो उस समय गर्भवती महिला से उसका प्लान पूछना चाहिए कि वो बर्थ के लिए प्रिपेयर है या नहीं, और साथ ही उससे ये चीज़ भी पूछना चाहिए कि वो डिलीवरी कहाँ पर करवाना चाहती है, जैसे कि होम डिलीवरी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। और जब भी डिलीवरी होगी तो वहाँ पर अटेंडेंट कौन होगा वो चीज़ भी उससे पूछना चाहिए कि उसने क्या डिसाइड किया है। और साथ ही जो भी गर्भवती महिला है उसकी ये काउंसलिंग करना चाहिए कि जो भी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है उसके कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं, और साथ ही जो होम डिलीवरी होती है तो होम डिलीवरी में किस प्रकार की रिस्क होती है, किस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो उस गर्भवती महिला को हॉस्पिटल डिलीवरी के रिगार्डिंग प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिला को एडवाइस करना चाहिए कि अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में उस इमरजेंसी सिचुएशन को किस प्रकार से मैनेज करना है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो या ब्लड डोनर से रिलेटेड हो, तो इन सारी सिचुएशन के रिगार्डिंग उसको पूरा एडवाइस कर देना चाहिए। और साथ ही जो भी गर्भवती महिला है या उसके जो परिवार वाले हैं उनको जानकारी देना चाहिए
कि जब भी डिलीवरी होने वाली होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और साथ ही जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी देना चाहिए। साथ ही जो उसके घर वाले हैं या जो गर्भवती महिला हैं उनको एएनसी या पोस्ट नेटल केयर के रिगार्डिंग जानकारी देना चाहिए कि ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही उस गर्भवती महिला को डाइट और रेस्ट के रिगार्डिंग भी एडवाइस करना चाहिए। और जब भी डिलीवरी हो चुकी होती है तो उस समय उस महिला को ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जानकारी देना चाहिए कि कब तक उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। साथ ही जो भी गर्भवती महिला है तो उसको उस दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं तो उसकी जानकारी भी उसको प्रोवाइड करना चाहिए, या उसके अलावा जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके रिगार्डिंग उसको जानकारी देना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को लेकर, बच्चा मेल है या फीमेल, उसको लेकर कई प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग उसको जानकारी देना चाहिए कि अगर इस प्रकार का वायलेंस होता है तो आपको क्या करना है। उसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग है उसके मेथड को बाद में अपनाना चाहिए। और साथ ही जो भी गर्भवती महिला है उसको जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी देना चाहिए। और जो भी स्टेट होता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार के इंसेंटिव्स उनको दिए जाएंगे उस गर्भवती महिला को जब भी डिलीवरी होती है या जब भी वो प्रेग्नेंट होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।